साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 37वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मेहमान वक्ता श्री रोहित ब्रह्मभट्ट जी हैं। आपने एमबीए फाइनेंस करके देश के गिने चुने हुए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर में अपना नाम शामिल किया है। आपका एक क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव है एवं आपने 100 के करीब इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, 150 वेबिनार्स एवं करीब 15,000 निवेशकों को व्याख्यान दिया है। साथ ही 200 के करीब फाइनेंशियल एडवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया है। आप यूट्यूबर एवं ब्लॉगर भी हैं। आपके वेबिनार्स कई बड़े संस्थानों एवं कंपनियों जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन, केजेडब्ल्यूडब्ल्यू, ओएनजीसी, आईओसी, एनआईसीएम, गणपत यूनिवर्सिटी, एलजे इंस्टीट्यूट, टाटा मोटर्स, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एवं ल्यूपिन फार्मा आदि जगह पर हुए हैं। आप दादा भगवान फाउंडेशन से भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं। रोहित जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता के लिए श्री राकेश सेन जी को आमंत्रित करता हूं। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो डिवीजन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं तथा ऑल इंडिया सेल्स एवं फाइनेंस ऑपरेशंस देखते हैं। आप आरईसी भोपाल से इंजीनियरिंग स्नातक हैं। आपकी गरीब कन्याओं को पढ़ाई व अन्य सहायता करने वाली संस्था से भी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मैं राकेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। राकेश जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। नमस्कार। आज हमारा विषय है पैसों की कहानी, बॉलीवुड की जवानी। हम सारे लोग कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से बॉलीवुड से रुचि रखते हैं, कम या ज़्यादा, बट रुचि तो हमने कभी ना कभी लाइकी की स्टेज में रखी है। एंड जब भी बॉलीवुड का नाम हमारे जहन में आता है तो तीन चीज़ें बड़ी क्लियरली निकल के आती है। बॉलीवुड है तो इसमें कहानी होगी, कहानी है तो मनोरंजन होगा, बॉलीवुड है तो पैसा तो होगा ही होगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कहानी है, मनोरंजन है, तो साथ में वो मैसेज भी होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के विषय में ये है कि जो रोहित जी हमें एक बॉलीवुड का दर्शन कराने वाले हैं, इसमें कहानी भी है, मनोरंजन भी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस कहानी के साथ-साथ में बहुत सारे मैसेजेस हैं, जो हमें बड़े गौर से सुन के उसको निकालना है, बिकॉज़ ये ऐसे मैसेजेस हैं जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में डे टू डे काम आने वाले हैं और आज की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यही विषय है कि पैसों की कहानी, बॉलीवुड की जवानी। धर्मेंद्र जी ने रोहित जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, राइट? आई थिंक 2-3 चीज़ मैं रोहित जी के बारे में बताना चाहूँगा। इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये अपना नॉलेज दूसरे में इम्पार्ट करने में बिलीव करते हैं। इन्होंने अपना विज़न बनाया हुआ है कि 2025 तक ये 50,000 फैमिली में बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का काम करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आज की डेट में करीबन 1900 सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, 1900 पूरे देश में। और ये हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात है कि रोहित जी उनमें से एक है और हमारे बीच हैं, राइट? सो रोहित जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको विनती करता हूँ कि हमें बॉलीवुड के दर्शन कराइए। कहानी के साथ-साथ मैसेज दीजिए। न 25 से 30 मिनट हम चाहेंगे कि आपकी कहानी में हम पूरा आनंद लें, साथ में हमारी जो भी जिज्ञासा क्वेरीज होगी फिर हम आपसे पूछेंगे। तो ओवर टू यू रोहित जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि मैं आपको बॉलीवुड के दर्शन करा सकूं। मेरा स्क्रीन एकदम विजिबल है और मेरा वॉइस क्रिस्टल क्लियर है? रोहित जी एकदम क्लियर है, Okay. स्क्रीन भी क्लियर है, आपकी आवाज भी क्लियर है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के इस इवनिंग में मुझे बुलाने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे वक्त बहुत छोटा सा मिला है और मुझे जिम्मा बहुत बड़ा मिला है, तो हम लोग डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोटिस की है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। लोगों को आजकल एंटरटेनमेंट चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, और इसीलिए आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने बॉलीवुड का सहारा लिया है। अब ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ ये कुछ अलग तरीके से है। आपको एक काम करना है, आप नोट और पेन हाथ में ले लीजिए और ये कहानी के अंदर कितने मिस्टेक्स है वो आपको ढूंढने हैं। नॉर्मली ये बड़ा आसान काम है कि हम किसी की बात में गलतियां एकदम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आज आप सबको
ये कहानी के अंदर मिस्टेक्स ढूंढने हैं। यहाँ मिस्टेक्स का मतलब ये है कि डिजायर्ड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, हम सबने शोले मूवी बार बार देखी होगी, और जितनी भी बार हम लोग देखते हैं हमें ख्याल आता है कि आज अमिताभ बच्चन का डेथ न हो जाए और उसकी और जया बच्चन की शादी हो जाए और एक हैप्पी एंडिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये एक डिजायर्ड आउटकम है। जिस तरह लोग क्रिकेट के फैन हैं, 2019 का वर्ल्ड कप जिसने देखा होगा और इंडिया न्यूजीलैंड की मैच देखी होगी, वो हमेशा जब भी हाइलाइट्स देखेगा वो बोलेगा कि धोनी आउट न होता तो इंडिया वर्ल्ड कप में होता। इस डिजायर आउटकम को ही हमें पकड़ना है। आज की स्टोरी के अंदर क्या क्या डिजायर्ड आउटकम हो सकते हैं, क्या छोटे चेंजेस करने से एक हैप्पी एंडिंग हो सकता है, वो आपको नोट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक प्रेम कहानी है। ये एक प्रेम कहानी है, इसीलिए इसके किरदार के नाम राज और सिमरन है। ये 20-22 साल पुरानी कहानी है। 14 दिसंबर 1999 फ्राइडे का दिन था। लोग कॉलेज में रोज डे मना रहे थे। यंग हार्ट्स वर एक्सचेंजिंग फीलिंग्स वाया रोजेस, बट हमारे किरदार का हीरो राज, ये सबसे कुछ अलग था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज नहीं लाया था, लेकिन एक राडो की वॉच लाया था। राडो की वॉच देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं, सब दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले हमारे हीरो ने कभी किसी को चाय भी नहीं पिलाई थी, और आज ये राडो की वॉच गिफ्ट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को। सिमरन उसकी गर्लफ्रेंड थी, और सिमरन राज को बड़ी बड़ी बातें जानती थी, इसलिए उसे हमेशा टोकती थी कि अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा मत कर। सिमरन उसके परिवार को भी जानती थी। राज का परिवार, राज के फादर जो थे, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 30 साल से अकाउंटेंट थे। उसकी मदर हाउस मेकर थी, और उनके पास रहने के लिए पुश्तैनी मकान था जिसका मेंटेनेंस ओवरड्यू हो चुका था। राज के पिताजी पाई पाई जोड़कर राज की फीस उठाते थे और राज के खर्चे भी उठाते थे, यही उम्मीद के साथ कि एक दिन ये राज बड़ा आदमी बन जाए और उनकी फैमिली सेट हो जाए। वहाँ हमारी सिमरन वेल टू डू फैमिली से थी। उसके फादर तो ओएनजीसी में ही काम करते थे। तो बचपन से ही सिमरन को कोई बात की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो अपने फिजूल खर्ची को हमेशा से कंट्रोल करती थी और राज को भी यही बात बताती थी। राज उसकी बात को हमेशा टाल देता था और कहता था, मेरा फंडा है लिव लाइफ किंग साइज। अब कुछ दिनों में कॉलेज खत्म होने वाली थी, और सिमरन को एक सवाल सताए जा रहा था कि किस तरह से राज को फादर के सामने प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि सिमरन जानती थी जैसे ही राज को फादर के सामने खड़ा किया जाएगा, फादर एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा करते क्या हो। और ये सवाल राज के लिए तो क्रिकेट के यॉर्कर के बराबर होगा। पहले ही बॉल पे उसकी डंडी गुल होने वाली थी, क्योंकि हमारा राज प्यार के सिवा कुछ नहीं करता था, और सिमरन ये बात भली बात जानती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, कॉलेज खत्म होने वाली थी। एक दिन आ जाता है जब कॉलेज खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने ठिकाने पर लगना शुरू होता है। राज का एक बहुत करीबी दोस्त था। करीबी दोस्त मतलब उसका नाम तो वीरू ही होना चाहिए। उसका करीबी दोस्त था, उसका नाम वीरू था। वो अपने भाई की कंपनी में दुबई में जॉब में लग जाता है। हमारी सिमरन भी एक एड एजेंसी में काम में लग जाती है। हमारा हीरो यानी कि राज, उसे भी एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे जॉब मिल जाता है। अब जवानी थी, दीवानी थी, राज अपने माहौल में रहता था। वो स्टॉक मार्केट के साथ साथ में अब टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग करने लगा था। वो नियरली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाता था, और उसे लगता था स्टॉक मार्केट तो बच्चों का खेल है। अब उसे टिप्स की आदत हो चुकी थी। वो अपनी छोटी सी सैलरी और टिप्स के बेस पे सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था। लेकिन सिमरन परेशान रहती थी और हमेशा भगवान से दुआ किया करती थी कि राज को एक अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि उसके फादर के सामने राज को खड़ा कर सके। एक दिन भगवान ने सिमरन की दुआ कबूल कर ली, और ईश्वर तो ईश्वर होते हैं, उनका तो अंदाज ही निराला होता है। जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। राज के साथ भी ऐसा ही हुआ। राज का जो दोस्त था वीरू, उसने राज के लिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू अरेंज किया था रियल एस्टेट कंपनी में, और रियल एस्टेट कंपनी दुबई की थी। उनको राज जैसा ही एक खिलाड़ी चाहिए था। राज का सिलेक्शन हो गया।
सिमरन ने भी मौके पे चौका मारा और राज को फादर के सामने खड़ा कर दिया। अब हमारा दूल्हा एनआरआई बनने वाला था, बड़ी इनकम दिख रही थी। बेटी की खुशियों के आगे ओएनजीसी के कड़क फादर भी कन्विंस हो गए और झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के एक हफ्ते के बाद राज चला गया परदेश, अपनी सपनों की दुनिया में। राज हमेशा कहता था, मैं चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, और मेरे लिए ये देश बहुत छोटा है, इसीलिए मैं अपना करियर दुबई में ही बनाऊंगा। राज कंपनी में हाजिर हो जाता है, उसे 3 महीने के प्रोबेशन के ऊपर रखा जाता है। हमारा राज बोलने में बहुत आगे था। राज को बोलने में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और रियल एस्टेट कंपनी को भी ऐसे ही एक सुपर सेल्समैन की ज़रूरत थी। राज अपनी बातों से फ्यूचर क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को क्लाइंट्स में कन्वर्ट किए जा रहा था। बहुत जल्दी से वो आगे बढ़ रहा था। कंपनी भी उसका परफॉर्मेंस नोटिस कर रही थी और बहुत खुश थी। और इसीलिए राज के 3 महीने खत्म होने से पहले ही कंपनी उसे परमानेंट कर देती है, पे हाइक भी दे देती है और फैमिली वीज़ा भी दे देती है। अब राज शाम को फ़ोन करता है उसकी सिमरन को और कहता है, जान, इट्स अ टाइम टू पैक योर बैग, यू आर कमिंग टू दुबई। सिमरन कुछ कहे उससे पहले ही राज उसे बिजनेस क्लास की टिकट भेज देता है। अब शुरू होने वाली थी सिमरन की असली विदाई। लोग सिमरन को काफ़ी एडवाइस देते हैं, टिप्स देते हैं और सिमरन को विदा कर देते हैं। सिमरन आ जाती है दुबई। जब उसकी फ़्लाइट लैंड होती है, उसके सामने राज खड़ा होता है और राज को देखते ही सिमरन को और एक झटका लगता है, क्योंकि राज लेकर आया था जगुआर गाड़ी। सिमरन सोच नहीं पाती कि राज के पास इतनी शानदार गाड़ी आई कैसे। राज सिमरन को बरसों से जानता था, पहचान गया उसके एक्सप्रेशन और कहता है, ये गाड़ी आज मैं 2 घंटे के लिए 50,000 रुपया दे के रेंट पे लाया हूँ, पर जल्द ही ये गाड़ी तुम्हारी होगी, तुम्हारे कदमों में होगी। सिमरन पूछती है, लेकिन 50,000 कहाँ से आए? राज कहता है, क्रेडिट कार्ड से। राज के पास पहले उसके खर्चे उठाने के लिए एक हार्ड वर्किंग फादर था और अब था क्रेडिट कार्ड। राज और सिमरन अपने 1 BHK घर में खुश थे। राज बड़ा अच्छा काम कर रहा था। राज अपनी कंपनी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसकी तरक्की ना सिर्फ उसकी कंपनी बट कंपटीटर फर्म भी नोटिस कर रही थी। और इसीलिए एक गुजराती बिजनेसमैन जिसका नाम था गब्बर, वो राज को सिलेक्ट कर लेता है अपने नए 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। राज को एग्जिस्टिंग सैलरी से 3 गुना ज़्यादा सैलरी पे रिक्रूट किया जाता है और उसे एक फ्लैट भी दिया जाता है। अब इतनी सुहानी ऑफर को कौन मना कर सकता है? हमारा राज भी नहीं कर पाया। राज ने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और पता है सबसे पहले वो कहाँ गया? ऑफर लेटर लेकर सबसे पहले राज गया जगुआर के शोरूम में। जो रेंटेड कार थी उसे छोटा डाउन पेमेंट किया, बड़ा लोन किया और वो कार को घर ले आया शाम को उसकी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए। जब घर पहुंचा तो सिमरन ने उसके और बड़ा सरप्राइज दे दिया, क्योंकि सिमरन अब प्रेग्नेंट थी। अब उनकी खुशियां डबल होने वाली थी। राज अपनी कंपनी में, नए कंपनी में था। उसने अपने नए कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, नया ओहदा संभाल लिया था और सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर ही उसने 2 बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेल कर दिया था। हमारा गब्बर जो राज का बॉस था वो बहुत खुश था और इसीलिए उसने 20 लाख रुपए दिए राज को इंसेंटिव की दौर पे। राज को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसों को कहाँ रखें। वो सिमरन की राय लेता है, जो पहले म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रही थी जब वो जॉब कर रही थी, लेकिन अब सिमरन बिजी थी अपने बच्चे के पीछे और इस राज को कहती है, अब इसे तुम ही देखो, मैं इसमें ध्यान नहीं देने वाली। राज डिसीजन नहीं ले पाता और 2 साल तक वो पैसा बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है। 2 साल के बाद में अब वो यंग लवर से एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन चुके थे। कामयाबी राज के पैर छुए जा रही थी, लेकिन राज की लाइफस्टाइल जो है वो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी। अब राज ने 50वें माले पे एक पेंट हाउस ले लिया था।
और वहाँ पे वो शिफ्ट हो चुका था, बड़ी गाड़ी थी उसके पास में। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही का ये रिटायर होता है या उसके अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंकर्स कैसे पीछे पड़ जाते हैं। तो राज के पीछे भी बैंकर, सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर जो भी कहे वो पीछे पड़ने शुरू हो गए और उसे लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करना चालू कर दिया उन्होंने। राज भी उनकी बातों में आ गया और उसने बड़े बड़े प्रीमियम वाले 4-5 इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लिए, अपनी बेटी खुशी के नाम पे और अपनी बीवी सिमरन के नाम पे। राज ने पॉलिसीज खरीद लिए, अपने बिजनेस शेड्यूल में वो पॉलिसीज उसने अपने ऑफिस में ही छोड़ दिए और अपने काम में बिजी हो गया। अब उनकी हर वीकेंड जो थी वो क्लब में और रिसोर्ट में गुजरती थी। राज का दोस्त वीरू जब भी राज को मिलता था उसे हमेशा कहता था, राज तू फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो हो चुका है, अब तुझे एक फाइनेंशियल प्लानर रख लेना चाहिए जो तेरे फाइनेंस को ऑर्गेनाइज कर सके और अच्छा रिटर्न दिला सके। लेकिन राज कहता था, बे यार तू दारू पी, मौज कर, ज्ञान मत दे, और उसकी बात को टाल देता था। वो एक ऐसे ही दिन पे राज, अब पूरी कायनात लगी हुई थी राज की तरक्की में, राज को हेल्प करने में। राज के जो भी वो पासा डालता था वो सही हो जाता था। एक दिन राज, सिमरन, वीरू और उसकी वाइफ चारों एक रिसोर्ट में गए हुए थे। राज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या देखता है वो, देयर इज अ क्रैश इन अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट। ये हेडलाइन को पढ़ने के बाद में राज उसे जोर से दोहराता है और कहता है, देख मैं ना कहता था स्टॉक मार्केट चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का एक सट्टा ही है, उसमें कभी पैसा नहीं मिलता। और इसीलिए मैं तो हमेशा रियल एस्टेट का फ़ैन हूँ। जितने भी पैसे आज तक बचे थे मैंने अलग अलग जगह के प्रोजेक्ट्स में डाल दिए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, जो कभी ना कभी बहुत अच्छा रिटर्न्स दे जाएंगे मुझे, क्योंकि रियल एस्टेट में कभी मंदी आती ही नहीं है, उसके लिए हमेशा बायर तैयार रहते हैं। उसके दिमाग में भी एक थॉट थी कि ज़मीन और रियल एस्टेट लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है, ये उसकी थॉट्स थी। बट उसे क्या पता था, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो झाड़ू मार के ले लेता है। अब यही फाइनेंशियल मार्केट की मंदी जो थी वो फिजिकल मार्केट में भी आने लगी थी, रियल एस्टेट मार्केट में आने लगी थी। अमेरिकन मार्केट की मंदी अब दुबई तक पहुंच चुकी थी। उतने में दुबई में एक लॉ चेंज हुआ और अब वहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सोर्स ऑफ फंड मांगा जाने लगा। अब ये सोर्स ऑफ फंड मांगा जाने लगा, उसकी वजह से नए इन्वेस्टर आने बंद हो गए और जितने भी पुराने इन्वेस्टर थे उनको पता चल गया कि अब प्राइस इससे आगे नहीं जाएगा और यहाँ पे प्राइस फॉल आना शुरू होगा। इसीलिए जो प्राइस मिलता था वो प्राइस पे वो लोग प्रॉपर्टी को खाली करके निकलने लगे। राज ने पुराने जो 2 प्रोजेक्ट सेल किए थे वो भी अब रीसेल में आ चुके थे और उसके नए प्रोजेक्ट थे वो बिक नहीं रहे थे। हमारा बॉस गब्बर इस बार भी जबान का पक्का था, सेल्स नहीं हो पा रहा था और इस साल राज की कंपनी ने बड़ा लॉस भी किया था। इजीली होता क्या है, वो लॉस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पास ऑन किया जाता है, वैसे ही हुआ और राज के बॉस ने भी राज को 50% सैलरी पे काम करने के लिए कन्विंस कर लिया। राज के पास और कोई चारा भी नहीं था। अब जो पहले होटल रिसोर्ट में उसकी शामें गुजरा करती थी, अब वो सेल्स मीटिंग में गुजरने लगी और उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ऐशो आराम की ज़िंदगी में राज फ्रीक्वेंट ड्रिंकर बन चुका था, स्लीपलेस नाइट और टेंशन भी अभी उसने पाल लिए थे। अब उसको डायबिटीज़ और बीपी जैसी बीमारी भी लग चुकी थी। उसके पास में क्लाइंट्स कम होने लगे थे और उसका सेल्स प्रेशर बढ़ने लगा था। वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और कम सैलरी में काम करना उसको ज़रा भी गवारा नहीं था और इसीलिए राज ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसको अपनी थॉट याद आई, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और इसीलिए राज ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और बिजनेस शुरू किया। जितने भी बचे कुचे पैसे थे बिजनेस में लगा दिए। लेकिन राज को क्या पता था बिजनेस तो एक सांप सीढ़ी है। राज बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था और वहां से वो नीचे आके गिरा। उसने काफ़ी सारा बिजनेस लॉस किया। अब बिजनेस लॉस हुआ, अपना खुद का कैपिटल था, कैपिटल डूबने लगा। राज ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है उसे। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाने लगा।
ऐशो आराम में जीने वाले राज का मेडिक्लेम जो था वो बहुत कम था। एक और उसको नए बिजनेस की खुशी भी थी, लेकिन अब बिजनेस का लॉस भी था। कहीं खुशी कभी गम, तकदीर है, होता रहता है। 5 लाख का मेडिक्लेम था, लेकिन उसका हॉस्पिटल का बिल 30 लाख तक पहुंच गया था। उसको बचाने के लिए सिमरन ने अपने गहने भी बेच दिए। अब हमारी का कहानी का हीरो जो था वो टाइगर जैसा था, लेकिन अब वो एक था टाइगर बन गया, और वो सिमरन को बीच मझधार में अकेला छोड़ के चला जाता है। सिमरन डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हुई थी, इसीलिए वो ज़्यादा दिन दुबई में रह नहीं सकती थी। उसे अपने देश वापस लौटना पड़ा। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उसने ली थी वो भी कुछ काम में नहीं आई, क्योंकि वो सिमरन और उसकी बेटी के नाम में ली थी। उसको कंटिन्यू करने के लिए सिमरन को बड़े बड़े प्रीमियम पे करने थे, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। आज उसका देश उसे बुला रहा था और कहता था, आ अब लौट चले। सिमरन के पास कोई चारा नहीं था और उसे अपने फादर के पास वापस लौटना पड़ा। अब उसने काफ़ी बड़ा करियर ब्रेक भी ले लिया था। उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे जो उसने एड एजेंसी में कमाए थे और म्यूचुअल फंड में लगाए थे। आज वो डबल ट्रिपल हो चुके थे, लेकिन वो अमाउंट बहुत छोटी सी थी जिससे उसे गुजारा करना था। अब उसे डिपेंडेंट रहना था अपने फादर के ऊपर। ये हमारी स्टोरी का एंड है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर डिजायर्ड आउटकम क्या क्या हो सकते थे, क्या चेंज करने से लाइफ कुछ हद तक बेहतर हो सकती थी। नाउ आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चंस टू ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ आप सबने नोट किया होगा। उसके बाद में मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ और पूरे स्टोरी को रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए, क्या सही हो सकता था और क्या नहीं हुआ। यस, किसने नोट किया है क्या? Yes, प्लीज sir. Yes, sir. I would like to interact. यस सर, यस सर, Thank you, Rohit ji, for your lovely talk. यस सर, Sir, the issues which I have seen in this whole plot, यस सर, I would name them issues because Yes, sir. if they were addressed properly at that time, the outcome would have been डेफिनेटली डिफरेंट। very, यस very सर, different. Number one, that Raj was very over ambitious in his life. यस, And to be over ambitious is never wrong, but the ambitions should be always based on reality, so that a reality check is there in your life. The insurance policies which were taken in the name of wife and child were a very, very wrong decision. The insurance should be always taken first for the breadwinner of the house, वेरी गुड सर, for the earning member of the house, because then only it can provide for an eventuality when where the breadwinner is no more in this world. The entire income of the family comes to nil, and how will they survive? Number two was taking very big loans on installments, and taking a very flashy car like Jaguar on a loan that were not based on reality, and the planning was wrong. Even if one desires to have a Jaguar, he has to first plan for it, how he will have it, and डेफिनेटली, other goals are not overlooked in life, like education of children, marriage of children, and creating property, and a cushion for period when you are not in a job. This is what happened with Raj. He was not in a job and he had no cushion to fall upon. The biggest mistake which Raj did was he kept all the eggs he had in one basket, and he invested all the money in real estate, whereas he should have scattered it in multifarious zones, wherein some would have been in saving banks also, some would have been in real cash, hard cash also, some in gold, some in property, some in shares, some in FDs, some in post office savings, some in PPF, and all those avenues he should have taken care of, so that if one goes wrong, at least the other sector is running and the other sector will provide him income. What mistake he did? He put entire capital of his in one very flashy 50th floor penthouse, and when the properties boom went away, he came on ground, and he was literally sadak par aa gaye wo. These are a few observations which I made. यस। एनीबडी हैव ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स?
और किसी ने कुछ अलग से ऑब्जर्व किया है जो शायद सर ने रोहित मिस जी, किया है? मैं भी क्योंकि यस सर। कहानी का हिस्सा हूँ तो मैंने भी कुछ नोट किए हैं। आई थिंक पहला तो यस ये सर। था कि स्टार्टिंग में जितनी चादर है पैर उससे ज्यादा फैलाने की कोशिश की गई, ठीक है, ताज ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, कोई लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको कोई बाहर का आदमी प्रोफेशनली हायर करना पड़ेगा एडवाइस के लिए। सिमरन उसकी बहुत बड़ी एडवाइजर थी स्टार्टिंग में, बट राज ने उसको कभी इंपॉर्टेंस दिया नहीं। नहीं दिया। और जब बाद में उसने पा गया तो सिमरन को समझ में आ गया तो राज तो टेक इट ग्रांटेड है, तो उसने एडवाइस देना भी बंद कर दिया। तो इस केस में भगवान ने उनको घर में ही एडवाइजर दिया था, बट उन्होंने उसकी कदर नहीं की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ में पैसा कितना भी हो हमेशा कम रहता है। आदमी जितना बड़ा होता है मुसीबत उससे बड़ी आती है, हम सब जानते हैं। बट लाइफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा और आपके रहते आपके हेल्थ का क्या होगा। ये दो चीज लाइफ में सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। इस केस में राज ने दोनों ही नहीं किया। एकदम सही। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। लाइफ में एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, बट पहली बेसिक चीजें कवर करनी चाहिए जो इस केस में नहीं की गई। ये राज की बहुत बड़ी गलतियां थी। आई थिंक अगर ये टाइमली वो कर लेते कि अपनी वाइफ की एडवाइस सुन लेते, जितनी चादरें उतनी ही स्पेंड करते, अपनी लाइफ कवर करते, अपनी हेल्थ कवर करते, तो शायद कहानी का एंड कुछ और होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन। अग्री। हाँ चलो मैं इसको रिवाइंड लेके जाता हूँ और वन बाय वन उसको एग्जैक्टली फाइनेंशियल टर्म्स में डाल देता हूँ। आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, लेकिन मैं उसको और थोड़ा गौर कराता हूँ। जब जवानी दीवानी थी उसके पास में अनप्लान्ड एक्सपेंसेस थे। शो ऑफ के लिए उसने काफ़ी सारा पैसा स्पेंड कर दिया। उसने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो उसने इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किया। दिल पे हाथ रख के बताइए कि हमारे में से कितने लोगों ने ये गलती किया है, ट्रेडिंग वाला, वेल्थ क्रिएशन के लिए। रोहित जी, मैं फाइनेंस में डील करता हूँ, मैंने गलती कर चुका हूँ। ओके। अब उससे एक स्टेप आगे है कि ट्रेडिंग तो कर लिया लेकिन टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग कर लिया। लोग राह देख के कि आज मेरे को एक जोरदार स्टॉक मिल जाएगा जो आज ही 3 गुना हो जाएगा, और इसकी चाह में वो रोज कितना ही पैसा बर्बाद करते हैं। आउट ऑफ बजट एक्सपेंस करके उसने घर ले लिया और उसको आदत पड़ गई थी मिनिमम ड्यूज पे करने की क्रेडिट कार्ड की। जो उसको क्रेडिट कार्ड से उसने 50,000 दे के वो 2 घंटे का दे के आया था। अब मिनिमम ड्यूज पे ये सबसे ज़्यादा यंगस्टर ये ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे उनका अच्छा कंपनी में जॉब मिलता है। मैंने काफ़ी ट्रेनी आते हैं मेरे पास ONGC में जो अलग अलग पेरोल पे लगे हुए होते हैं, और वो भी ये ट्रैप में लग जाते हैं क्योंकि उनको बड़ी कंपनी मिल जाती है तो बैंकर्स आर वेरी मच रेडी टू ऑफर देम क्रेडिट कार्ड। और अब एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उसका बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और वो साइकिल चले जा रहा है। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बीमारी है जो 36% इंटरेस्ट चार्ज करती है, और एक यंग इन्वेस्टर उसके ट्रैप में फंस के कभी EMI के चक्कर से बाहर नहीं आता है। सेकंड, उसने एक्सपेंसिव कार ले ली, जैसे सर ने नोट किया था, EMI दे दिया, बहुत बड़ा EMI ले लिया। 20 लाख रुपये 2 साल तक उसके सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहे। इसमें से हमारे में से काफ़ी लोग ये गलती करते होंगे। अगर आपका एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया महीना, और आपके अकाउंट में 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप भी ये गलती कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या आप में से किसी ने ये गलती किया है? हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और गलती क्या है? यही सबसे बड़ी गलती है। पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। हम लोग पैसे के लिए काम करते जाते हैं और हमारा पैसा आराम से बैंक में सोता रहता है। एक लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है जो हम सब, यहाँ मैंने एग्जांपल रिसोर्ट का और क्लब का दिया है, लेकिन अगर मैं उसको नॉर्मल आपके डे टू डे लाइफ में डालूँगा तो आपके ऊपर भी शायद ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल देख लीजिए। आप सब अपना मोबाइल हाथ में लेके याद कर लीजिए कि उसका कीमत क्या है, और इससे पहले वाला जो आपका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट था उसका कीमत क्या था। अब दोनों के बीच में करीबन 40-50% का इजाफा हुआ होगा, और वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। पर क्या आपकी इनकम है वो परसेंटेज फॉर्म में 40-50% बढ़ी है? शायद नहीं बढ़ी। और यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। आज से आपके एज के अगर देखेंगे तो आज से 25 साल पहले आपके बच्चे जो होंगे वो वैकेशन में जाते थे मामा मौसी के यहाँ पे। आजकल के बच्चे जो है वैकेशन में फॉरेन ट्रिप प्लान करते हैं और पेरेंट्स उसको पे भी करते हैं, और उसका हॉलीडे पेमिंग पर्सनल लोन से होता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रैप है।
जब पूरी कायनात उसके साथ में लगी थी, तब उसने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या किया? एक ही बकेट में पूरे अंडे डाल दिए। इक्विटी को उसने हमेशा इग्नोर किया। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं है। नॉर्मली उसमें बहुत मोटा कमीशन मिलता है, इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे बेचा जाता है। यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से सवाल कर सकता हूँ कि आप में से कोई है जो 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा एनुअल प्रीमियम पे करता हो? कोई भी पॉलिसी का, जिसको नाम LIC पॉलिसी होगा, अपने रिलेटिव को टारगेट कराने के लिए दिया होगा, या कोई बैंकर का नाम रखने के लिए दिया होगा? हम में से कोई है ऐसा? तो ये काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग जाने अनजाने में छोटी अमाउंट सोच के भी कर लेते हैं, लेकिन उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क कवर नहीं कर पाते। और इसका जो रिस्क कवरेज अमाउंट होता है उसे फ्यूचर इनकम को प्रोटेक्ट करना बोलते हैं। उसके लिए एक टर्म प्लान है, वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और रिस्क कवरेज बहुत बड़ा होता है। अब बेचने वाले को उसमें छोटा सा कमीशन मिलता है और खरीदने वाले को लगता है कि मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है वापस नहीं आएगा, इसलिए दोनों वो प्लान को लेने की या बेचने की। उसका मेडिक्लेम 5 लाख का। अगर ये सेमिनार मेरा ONGC में नहीं होता और कहीं पे होता, तो यहाँ पे भी ये दिक्कत आ सकती थी कि उनका एवरेज मेडिक्लेम जो होगा वो 5 लाख का होता है। ये हमारे जो अगर जितने भी डेटा एनालिसिस किएंगे उसमें हाईएस्ट समेटेड एवरेज जो रहा है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं रहा है। लास्टली उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, लेकिन अपने ड्रॉवर में रखी, उसकी वाइफ को नहीं बताया। उसने अपनी विल नहीं बनाई, क्योंकि वो सोचता था विल बनाने के तो बूढ़े हो जाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। हम में से कितने लोग हैं जिसने अपनी विल बना ली है? कोई है जिसने अपनी वसीयत बना के रखी है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वसीयत कब बनानी चाहिए? मरने से एक दिन पहले। आपको पता है आप कब मरने वाले हैं, मतलब आपकी वसीयत आज ही बनी होनी चाहिए। ये वसीयत अगर नहीं बनी है तो आपके फैमिली को भी आप रात से थोड़े कम दिक्कत में तो डाल ही देंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपके कहानी के द्वारा एक फाइनेंशियल कंसेप्ट आपको समझा पाया होगा। नाउ आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इफ एनी। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं कुछ सारे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिफोर इट गोज टू ऑडियंस। आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आम आदमी के क्वेश्चंस हैं। हाँ जैसे जी। आपने बड़ा ब्यूटीफुली समझाया इन सब चीज़ों को, बट आप एक चीज़ बताइए ज़रा, एक आम आदमी के दिमाग में रहता है कि मैं कोई भी पैसा इन्वेस्ट करूँ तो मुझे गारंटेड इनकम मिलनी चाहिए। ओके। ये हमारे परिवार में बहुत सालों से चला आ रहा है कि आप बैंक में FD कर दो, इंटरेस्ट आता रहेगा और बड़ा सेफ है, कहीं पैसा जाने वाला नहीं है। बट हम सब जानते हैं डे बाय डे वो इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। अदर साइड में मार्केट बेस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क लें तो प रिटर्न अच्छा आता है। अब एक आम आदमी क्या करे? ओके। तो थोड़ा-सा आप बताना चाहेंगे इस बारे में? यस सर। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसों को सही जगह पर पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, आप किसी को ब्याज पे पैसा दे दो। दूसरा, आप किसी के अच्छे बिज़नेस में पैसा लगा दो। एक लेमैन, मैं ये स्क्रीन शेयर है वो मैं चालू ही रखता हूँ। एक लेमैन है जो कुछ नहीं समझता, वो अपने पैसे को कहाँ लगाता है? वो अपने पैसे को बैंक के पास रखता है। बैंक उसे फिक्स्ड डिपॉज़िट देता है। ये जो ऑप्शन है, वो है कि इंडिविजुअल ने बैंक को पैसा ब्याज पे दे दिया, राइट? अब बैंक क्या करेगा वो पैसों का? बैंक वो पैसों का स्मॉल वेंडर्स को लोन देगा। आपको मुझे 10-11% तक, 6 से लेके 10-11% तक लोन देगा। ये छोटा वेंडर अगर है, मान लो कि वो ONGC का ही वेंडर है, तो वो क्या करेगा? वो अपना पैसा है वो रॉ मटेरियल में लगाएगा। वो एक रॉ मटेरियल तैयार करेगा और एक बड़ी कंपनी को बेच देगा। 10% पे लिया है तो 15% तो रखेगा प्रॉफिट। अब बड़ी कंपनी क्या करेगी? ये बड़ी कंपनी जो है उसे एक ब्रांड दे देगी और फिनिश गुड में कन्वर्ट करके आपको और मुझे बेच देगी 50-60% मुनाफे के ऊपर। अब ये जो है वो पूरा इकोनॉमिक साइकिल है। इन्वेस्टर ने पैसा बैंक को दिया, बैंक ने वेंडर को दिया, वेंडर ने कंपनी को दिया, कंपनी ने माल बेच दिया। अगर ये इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट नहीं होती तो इंडिविजुअल ने जो पैसा बांटा
वो कंपनी के पास आता नहीं, कंपनी के पास पैसा नहीं आता तो उसको पेमेंट नहीं कर पाता, इसको पेमेंट नहीं कर पाता तो बैंक के पास पैसा नहीं आता, और बैंक के पास अगर पैसा नहीं आता तो इन्वेस्टर के पास भी ये पैसा नहीं पहुंच पाता। तो ये सर्कल ऑफ इकोनॉमी है, वो कभी डिस्टर्ब हो गया तो ये इंडिविजुअल के पास भी पैसा नहीं आएगा। तो दूसरा रास्ता क्या है, आप ये कंपनीज के अंदर डायरेक्ट शेयर्स खरीद लो, उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर लो। दूसरा रास्ता, पहला रास्ता ब्याज पे दे दो, दूसरा उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपने नहीं किया है फिर भी क्या आपने मार्केट में पैसा लगाया है? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आज तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी हम उसकी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो उसने कुछ ना कुछ पैसा बाजार में इन्वेस्ट किया होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, सबसे पहला पैसा हम कॉलगेट को देते हैं। नहाने जाते हैं, हम पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर को देते हैं। ये सब हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम मोबाइल ओपन करते हैं, आइडिया, एयरटेल या जियो को पैसा देते हैं। आप ऑफिस के लिए गाड़ी निकालते हैं, आप मारुति को पैसा देते हैं। आपकी गाड़ी में 4 टायर लगे, आप एमआरएफ को पैसा देते हैं। गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, आप आईओसी, बीपीसीएल को पैसा देते हैं। ऑफिस से घर आके आप थक जाते हैं, बाहर खाना खाने का मूड करता है आपका, आप मैकडोनल्ड्स को पैसा देते हैं। मूवी देखने जाते हैं, आप पीवीआर को पैसा देते हैं। थक कर आप सो जाते हैं तो आप स्लीप वेल को पैसा देते हैं। ये सारा चीज़ आप करते हैं। तो आप पैसा मार्केट में लगाए या ना लगाए, दोनों तरीके से आप बाजार का हिस्सा तो है। अब ये दोनों तरीकों में कितना डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को बैंक में पैसा रखना है तो सबसे सेफ बैंक जो है वो एसबीआई है। तो किसी ने अगर एसबीआई में 1 लाख रुपया लगा दिया आज से 16 साल पहले 2005 में, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हुआ करता था। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, तो ये 1 लाख रुपया है वो 4.5 लाख रुपया बन जाता। एक अच्छा निवेश है। लेकिन उस दिन उसके बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि ये गारंटेड पैसा है, मुझे वापस मिलेगा। अगर ये कंपनी को उसका पैसा एसबीआई को वापस लौटाना है तो उसे 16 साल प्रॉफिट करना होगा, और वो प्रॉफिट करेगी तो ही आगे दे सकती है। तो क्यों ना हम वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार लग दें। अगर उस दिन पे उसने 1 लाख का शेयर ना खरीदा होता, 1 लाख का एफडी ना किया होता और 1 लाख का शेयर खरीदा होता, तो क्या हुआ होता? तो उसको करीबन इतना पैसा मिला होता। वो 1 लाख रुपए का तब शेयर प्राइस 21 रुपये था, आज उसको 4,600 शेयर मिले थे जो 10 गुना हो गए, और टोटल वेल्थ जो उसको मिला वो करीबन 2 करोड़ के आसपास मिला, जिसे 17 लाख का डिविडेंड है। अब एक इन्वेस्टर को रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ देखना है, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठ के ये दोनों चीज़, गारंटी और नॉन गारंटी का कॉम्बिनेशन बनाना है। क्योंकि जिस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन सिनारियो में है, आपको ज़्यादा पैसा बॉन्ड में लगाना है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं आपको इक्विटी बाजार में ज़्यादा पैसा लगाना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके एक इंडिविजुअल अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। तो जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आदमी को खुद खुद अपने समझ से करना चाहिए या एडवाइजर मस्ट है? सो हम ओके बोलते हैं ना, डू योर इन्वेस्टमेंट वर्सेस फाइनेंशियल एडवाइजर। आप क्या सजेस्ट करते हैं एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास आदमी के लिए? ओके, अब ये हमारे यहाँ पे बहुत कल्चरल चेंज ज़रूरी है। हम हमारे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर रख लेते हैं, लेकिन हम उसे कभी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देते, और हम लोग भी खुद भी कभी फीस दे के फाइनेंशियल नॉलेज लेने का कोशिश नहीं करते हैं। अब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ आपको स्कीम सजेस्ट करना है? नहीं। अब आजकल तो ये सब गूगल में हो जाता है, तो उसका काम आपको स्कीम सजेस्ट करने का नहीं है। उसका काम है वो आपका हैंड होल्ड करना है, और आपको कब डिसीजन कैसे लेना है उसमें हेल्प करना है। फॉर एग्जांपल, कितने सारे इन्वेस्टर थे जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए थे, लेकिन लास्ट मार्च में जब कोरोना का वजह से मार्केट में फॉल आया, मार्केट से निकल गए और उन्होंने पानी ले लिया कि अब मार्केट में कभी नहीं आएंगे। इट वॉज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और अब अगर आप देखो तो उसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो आज खुद अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं, और 3 साल बाद मैं यहाँ से लिख के दे सकता हूँ कि और ये 3 साल के बाद ये सारे इन्वेस्टर रोएंगे। तो एक फाइनेंशियल प्लानर जो होता है उसको ना रख के आप थोड़ा सा कॉस्ट बचा लेते हो, लेकिन उसको रखने के बाद आप क्या कर सकते हो उसका मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। आप सबने शायद फ्रैंकलिन का फियास्को सुना होगा, लास्ट ईयर हुआ था कि उसने 6 स्कीम्स बंद कर दी थी। इसमें से एक स्कीम है, और ये ओएनजीसी के एक इन्वेस्टर का पैसा है, जो उसका 1,74,00,000 हमने लगाया था, और 1.5 साल के अंदर 9.5% पैसा हमने कमाया।
लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानर का काम क्या है, ये स्कीम में हमने भी पैसा लगाया था, लेकिन ये देखिए हमने इन्वेस्टर को मैसेज भेजा 16 नवंबर को कि आई हैव इनिशिएटेड अ स्विच ट्रांजेक्शन फ्रॉम फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, क्योंकि ये फंड के अंदर वोडाफोन का एक्सपोजर है और अगर इसका डिफॉल्ट हुआ तो 4.5-5% कैपिटल से कम हो जाएगा। इन्वेस्टर ने हमारी बात मान ली और पैसा स्विच कर लिया। 17 जनवरी 2020 में वो एक्चुअल में हो गया और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पैसा डाउन हो गया और एक महीने के बाद में तो पूरा स्कीम ही वाइंड अप हो गया। ये रोल है फाइनेंशियल प्लानर का, इसमें से बहुत सारे पैसे इन्वेस्टर के वो बचा सकता था। सेकेंडली, हम लोग एसआईपी करते हैं, हम लोग डायरेक्ट फंड में भी एसआईपी करते हैं। ये एक फंड मैंने सिलेक्ट किया है जो डार्लिंग ऑफ द मार्केट था। अब मैंने ऐसा चूरा पीरियड लिया है जो बहुत तेजी में भी नहीं था और बहुत मंदी में भी नहीं था। किसी ने 2000 का एसआईपी बनाया था और 24 महीने रखा था, 48,000 इन्वेस्ट किया, उसका 60,000 बन गया, 23% रिटर्न आया, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। बट यही चीज़ अगर किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास में रखा होता, उसने अगर उसके अंदर वैल्यू एडिशन डाला तो कितनी बार मार्केट डाउन गया, उतनी बार उसने टॉपअप किया और आप अब नीचे देख पाएंगे कि वो स्कीम का रिटर्न है 28.78%, तो 5.5% ज़्यादा रिटर्न कमा पाए। ये एक फ़र्क होता है। अब हम लोग से जो फाइनेंशियल प्लानर है वो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। ये नॉर्मल, ये जो लाइन है रेड लाइन, वो नॉर्मल लाइन है जो आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाती है और ये वोलेटिलिटी दिखा रही है आपको। ये ब्लू लाइन है वो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की लाइन है कि जब मार्केट खराब हुआ आपने ज़्यादा पैसा डाला और मार्केट जब महंगा हो गया आपने पैसा निकाल दिया। अब उसको हम लोग एवरेज, जब मार्केट नीचे आया पैसा डाला ऊपर आया तब निकाल दिया। कोई इन्वेस्टर ने अगर ये किया है 2013 से लेके 2021 तक, तो उसका 1 लाख का वैल्यू यहाँ पे करीबन 2.5 लाख बन गया। और यही अगर किसने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में किया था तो वो पैसा करीबन 2,78,000 बन गया। अब ये पैसों का 23% हायर कमाने के लिए फाइनेंशियल प्लानर ने सिर्फ 40% पैसा बाजार में लगाया और यहाँ पे हमने 100% पैसा बाजार में लगाया। ये मेजर फ़र्क हो सकता है। अगर आप में से कोई भी बंदा अपना पोर्टफोलियो खुद करता है और सेकंड ओपिनियन लेना चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके वापस करेंगे निःशुल्क। धन्यवाद रोहित जी। रोहित जी, एक एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ हाँ जी और सर। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास में हमेशा ये जद्दोजहद रहती है और आज तक कभी ये समझ में नहीं आया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सेविंग्स कैसे करता है। हम लोग जब कोलगेट पेस्ट निकालते हैं तो उसके ऊपर बेलन घुमा के लास्ट ड्रॉप निकाल लेते हैं। जब शैम्पू का पाउच खाली होने होता है उसके ऊपर पानी डाल के हम लोग निकाल देते हैं। ये हमारे सेविंग्स के तरीके हैं। लेकिन यही बंदे को अगर आप पूछोगे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में एवरेज बैलेंस कितना रहता है तो उसके एवरेज एक्सपेंस से 8-10 गुना उसका बैलेंस रहता होगा, सोच के कि कभी इमरजेंसी आ जाएगा। और वो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे रख के रखता है। अब उसका पैसा उसके लिए पैसा नहीं कमाता। तो जब आप सेविंग्स करते हैं आप कोई भी पैसा बचा लेते हैं, लेकिन वो बचाया हुआ पैसा जब उसके ऊपर पैसा कमाता है उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का। ओके, क्योंकि आपने ये बात की है, बड़ी अच्छी बात की आपने, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कोरोना काल में इमरजेंसी फंड जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे करना चाहिए इसको। ये कोरोना काल ने जैसे हमको ऑनलाइन मीटिंग सिखा दिया, वैसे ही सबको इमरजेंसी फंड का अहमियत समझा दिया। क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी फंड का प्लानिंग नहीं किया है तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक गोल है कि आपकी बच्ची के लिए 5 साल के लिए 5 साल बाद आपको 15 लाख रुपया चाहिए। आप हर साल 3-3 लाख रुपया जोड़ जा रहे हैं, तो आपका 15 लाख रुपया 5 साल के अंदर पहुंच जाने वाला है। लेकिन अगर कुछ अनवांटेड इवेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, जो आपने जितना पैसा इकट्ठा किया था आप उसके अंदर से पैसा निकाल लेंगे और इमरजेंसी को एड्रेस कर लेंगे। अब हुआ क्या, आपका इमरजेंसी था वो तो प्लान हो गया, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अगर किसी ने इमरजेंसी प्लान नहीं किया है तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होगी। इमरजेंसी प्लानिंग मतलब आपका सीट बेल्ट और बाइक का हेलमेट अगर आपने ठीक से लगाया है उसके बाद ही आपको व्हीकल स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप फ्यूचर इनकम को प्रोटेक्ट कर लीजिए। एक टर्म इंश्योरेंस लेके आप अपने एक्सपेंस नियर टर्म है कंटिजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए और थर्ड स्टेप आएगा जब आप अपना वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके रोहित जी, मेरा लास्ट लास्ट क्वेश्चन है एंड इसको मैं एग्जांपल के साथ पूछना चाहूँगा। किसी भी घर में दाल चावल सब्जी रोटी
इसको हम बोलते हैं मस्ट टू हैव, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। घी और बटर है तो विश टू हैव है, राइट सर? यस सर। और साथ में फल और जूस हर 4 घंटे में मिले तो डिलाइट टू हैव है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मस्ट टू हैव मतलब मस्ट डू एक्टिविटी एक आम आदमी के लिए फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होनी चाहिए, जो उसको किसी भी कीमत में करना ही करना है। अभी चैट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम विल बनाते हो रखे कहाँ। मैं इसको मस्ट टू हैव बकेट में डालता हूँ। तो आप हमें बताइए कि हर आदमी को अपने जीवन काल में कौन कौन सी चीजें हैं जो डेफिनेटली करनी चाहिए और जिसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारे फैमिली में जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते हैं ना, हम लोग कभी फाइनेंस की बात नहीं करते। दिस इज अ मस्ट डू एक्टिविटी। आपके फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल प्लानर कौन है। आप अपने नॉर्मल जगह पे जो डॉक्यूमेंट रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, किस किस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मस्ट टू डू है। मैंने मेरे खुद के लिए अगर बनाऊँ तो मेरे घर पे एक मैंने एनवेलप रखा हुआ है विच इज़ एड्रेस एस टू बी ओपन व्हेन आई एम नॉट देयर। वैसा एक मेरा अलमारी में मेरा एनवेलप है जिसके अंदर मेरे सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि XYZ जगह कहाँ पे है, उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा पासवर्ड लगेगा और उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कौन से बंदे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसका एक रेडीमेड फॉर्मेट भी हमने प्रिपेयर किया है, अगर किसी को चाहिए तो हम लोग उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि अगर हमने विल बनाई है तो कहाँ रखना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? घर में रखना चाहिए, किसी के पास रखना चाहिए, आपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, कहाँ रखना आपने चाहिए? विल बनाई है तो आपने इमीडिएट नॉमिनी को बता दीजिए कि मैंने विल प्रिपेयर कर ली है। आप सभी मेंबर्स को भी बता सकते हैं कि मैंने विल बना के रख दी है, आप फिर उसको लॉकर में रख दीजिए। जो लॉकर जॉइंटली ऑपरेट होता हो वो लॉकर में रख दीजिए। और विल जो है वो रजिस्टर्ड विल कराइए, बहुत बेहतरीन है, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं है। आप 100-150 रुपये के फॉर्मेट के ऊपर आप विल बना सकते हैं और उसके अंदर 150 रुपये का रजिस्ट्री करके आप रजिस्टर्ड विल बना सकते हैं। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं हमारे रविंद्र पहलवान जी को आशीर्वचन के लिए बुलाऊं, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है जो अभी कवर्ड नहीं हुआ है, आप पूछ सकते हैं रोहित जी से, हमारे पास समय है अभी। यस रोहित जी, रजिस्टर्ड विल बनाने का क्या तरीका है वो? आप एक विल बना लीजिए। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स गूगल में भी अवेलेबल है, आप किसी एडवोकेट से भी ले सकते हैं। जब आपके पास वो विल प्रिपेयर होके आ जाता है, उसके ऊपर आप आपके जैसे गुजरात में है तो आप उसके ऊपर 300 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर से रजिस्ट्री कर सकते हैं या उसकी फ्रैंकिंग भी कर सकते हैं। जब आप फ्रैंकिंग करते हैं, स्टैम्प पेपर पे लगा देते हैं तो रजिस्टर्ड बिल हो जाता है। तो एक वो नोटराइज भी होता है वो, और इसमें नोटराइज होने के बाद ही उसको रजिस्टर किया जाता है। ओके। यस सर। किसी ने हाथ उठाया है शायद। सर मैं ये जानना चाहता था कि अगर हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज लेना चाहें हाँ जी। तो जनरली हाउ मच डज इट कॉस्ट? डिपेंड आपके पोर्टफोलियो। नॉर्मली देयर आर टू वेज। एक होता है कि सिर्फ वो आपको प्लान प्रिपेयर करके दे देता है। जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर्स आपसे 500-600 रुपये फीस लेते हैं और वो दवाई लिख के दे देता है कि आप ये दवाई ले लीजिए, जब दोबारा बीमार पड़े तो वापस आ जाना। सेकेंड एक चीज़ होता है कि वो आपसे एक थोड़ा बड़ा फीस ले लेता है और पूरा पोर्टफोलियो आपको हैंडल करके देता है कि अब क्या क्या चेंज करने हैं, वो पहले से एज अ कोच वो बताएगा आपको। तो उसका एवरेज फीस आप देखो तो नियरली 10 से 15,000 वन टाइम कॉस्ट होगा। और बाकी अगर आपने आपने उसी से प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके अंदर से वो सेटअप हो जाएगा, अदरवाइज वो एनुअल होता जाएगा फीस। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी। सोनी जी चैट आपका बॉक्स कोई में शायद क्वेश्चन कुछ है? क्वेश्चंस हाँ आ रहे हैं, अगर कोई मेरे लिए प्लीज एक्सेस कर पाएगा उससे तो। या जी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन गरिमा जी का वो आपने एड्रेस कर दिया है, अखिलेश जी का भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है, Sir, रुदा सोनी जी का है। I have a question या प्लीज regarding मैडम। ये जो मेरा था ना will वाला question. Sir, I don't want to tell it anybody in my house. So because my age is not that much, but I know how much is the like amount I will be having. आपको So हाँ जी, हाँ मैम, सॉरी आपका क्वेश्चन मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप क्वेश्चन खत्म कर लीजिए so फिर मैं I आंसर don't want दूंगा। to tell it anybody in my family, and I am not so old that but I don't know where till how long will I live. I don't want to tell it to anybody in my family. तो उसका क्या करेंगे? सर आप मैडम, आपकी विल का मतलब ये है कि आपको विल के अंदर क्या डिटेल लिखा है वो किसी को नहीं बताना है। आपको Yes. सिर्फ इतना बताना है कि आपने विल प्रिपेयर कर लिया है, हम्म. ताकि आपके ना होने के बाद लोग
सब डॉक्यूमेंट सर्च करने के बदले सिर्फ विल को ढूंढेंगे। आप एक एग्जीक्यूटर भी रख सकते हैं, जो एग्जीक्यूटर जैसे हमने हिंदी मूवीज में देखा होता है कि जैसे ही किसी बड़े आदमी का डेथ हो जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और तभी एक एडवोकेट बंदा आता है और वो विल सुनाता है कि ऐसा ऐसा चीज़ आपके फैमिली में हुआ है, उसे एग्जीक्यूटर बोलते हैं। आप वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। रोहित जी, एक रुद्राक्ष सोनी जी का एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आया हुआ है। हाँ आपके व्यूज जानना चाहते हैं एनपीएस टायर 2 इन्वेस्टमेंट के बारे में। सॉरी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे प्लीज? एनपीएस टायर 2 इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका व्यू Okay. जानना चाहते हैं। ओके, एनपीएस में दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। टायर 1 जो एडिशनल 50,000 इन्वेस्टमेंट मिलता है, और टायर 2 है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। आप उसको जितनी बार करना चाहे, निकालना चाहे, ऐड करना चाहे, आप कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट है आपका और कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप प्लान नहीं करना चाहते, तो आप वेल मैनेज म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, एनपीएस के थ्रू जाने के बदले, क्योंकि उसका फंड जो है वो ऑटोमेटेड मोड में मैनेज होगा। यहाँ पे एक फंड मैनेजर है, वो बेहतरीन तरीके से उसे मैनेज कर सकता है। आप उसको फंड मैनेजर स्टाइल के हिसाब से 4-5 फंड मैनेजर के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने मल्टी कैप ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड ले लिया, बैलेंस ले लिया, ईटीएफ ले लिया, ये सारे चीज़ आप इसके अंदर ले सकते हैं। अब जब आप गवर्नमेंट एनपीएस लेते हैं तो उसमें लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। रोहित जी, एक अखिलेश जी का क्वेश्चन है कि जो टर्म प्लान होता है वो वार्षिक आमदनी का कितना गुना होना चाहिए? आइडियल क्या रेशो होना चाहिए? आइडियल वो उसका वार्षिक आमदनी के बदले नहीं, पर हमारा जो वार्षिक आमदनी माइनस लायबिलिटी है प्लस एसेट है, उसका कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई बंदे का सैलरी है 1 लाख रुपया, अब उसके पास में 40 लाख का लोन है, तो उसका इनकम कैसे हो गया? तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया जो है उसको प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। तो अगर किसी का सैलरी जो है 1 लाख, तो उसको मिनिमम 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लेना होगा, ताकि अगर 2 करोड़ को अगर बैंक में रख दिया और 6% रेट ऑफ रिटर्न आया, तो 1 लाख रुपया इनकम प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन इसके पास 40 लाख का होम लोन भी है, तो उसका इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो 2.4 करोड़ होना चाहिए। एवरेज अगर 30 साल का बंदा है तो उसको 25 से 30 गुना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है सैलरी के हिसाब से। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन है नहीं, चैट बॉक्स में एटलीस्ट नहीं है। सो ये आइडियल सिचुएशन तो बहुत अच्छी लगती है ये, पर जब उसको 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होता है तो वो उसके लिए बड़ा टफ हो जाता है। सर उसको अगर हम टर्म इंश्योरेंस ही एक रास्ता बच जाता है उसके। टर्म इंश्योरेंस ही रास्ता है सर, वही एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बाकी सब बेकार है। एक सर मैं ऐड करना चाहता हूँ आपकी कही हुई बातों में, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली लाइफ में अपने अडॉप्ट किया। जब भी मैंने कभी कोई लोन लिया है, हाँ जी, मैंने उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट का इंश्योरेंस कवर जरूर लिया, बिकॉज आई वाज बाय डिफॉल्ट बैंक को भी ऑप्शन दिया गया है। I was working in a bank, so I had this knowledge that why should I leave a liability on my family when I suppose I अब बैंक भी ये ऑप्शन कवर करने लगी है सर कि आपका इंश्योरेंस कवर बाय डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको बैंक का बाय डिफॉल्ट कवर नहीं लेना चाहिए, आपको इंडिविजुअल कवर लेना चाहिए। क्योंकि बैंक क्या करेगा, जब तक आपका लोन बाकी है तब तक उसको कवर करेगा, उसके बाद में वो छोड़ देगा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोन लेने के 10 साल के अंदर लोन पे कर देते हैं। जब वो 30 साल का बंदा घर लिया था, 40 साल का हुआ तब तक लोन पे कर दिया, इंश्योरेंस कवर जीरो हो गया। अगर उसने 2 करोड़ का टर्म पॉलिसी अपने खुद से लेके दिया होता तो वो पॉलिसी शायद 50-60 साल तक चलता रहता है। टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। बेस्ट ऑप्शन है सर, बेस्ट ऑप्शन। सर मैंने एक यहाँ पे लिंक डाला है, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो के लिए सेकंड ओपिनियन लेना है तो ये लिंक के अंदर अपना नाम और ईमेल आईडी एड्रेस कर देंगे, मेरा टीम उनको कांटेक्ट कर लेगा। मैंने चैट बॉक्स में टू एवरीवन एक मैसेज डाल दिया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको कि आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रोहित सर एक सर पूछूंगी क्वेश्चन। सर ये एक बैंक से दूसरे बैंक में अपन लोन जो एक शिफ्ट करते रहते हैं, तो मतलब इधर से पूरा का पूरा जितना है, वी हैव टू टेक मोर लोन एंड वी कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक। So how does that is it helpful or we should not do that? We should definitely do that. It is a sign of informed investor. For example, अगर आपने कहीं प्राइवेट बैंक से लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग सिनेरियो में है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 8.5% है और नया जो बैंक है वो 7% पे ऑफर कर रहा है,
राइट। अब आपका प्राइवेट बैंक होगा या नेशनलाइज भी होगा एसबीआई को छोड़ के कोई भी बैंक, तो आपके नए इन्वेस्टर के लिए 7% होगा, लेकिन पुराने के लिए 8.5 चलता जाएगा, राइट। व्हेन यू आर इन्फॉर्म इन्वेस्टर, आप बैलेंस ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिक्वेस्ट बैंक तक पहुंचते ही बैंक क्या करेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से एटलीस्ट 7.2 तक तो ले आएगा, ताकि वो 20 पैसा तो कमा लेगा। अगर बैंक वो ध्यान नहीं देते हैं तो आप नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट मिलता जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान मैं सबसे कराता हूँ। थैंक्स। वेलकम। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ना रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट? मैडम आप थोड़ा क्वेश्चन को एलोबरेट कर पाएंगे, मतलब किस तरह से डिफरेंस आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम अ क्लास 1 ऑफिसर, कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट की तरफ से सारे इंश्योरेंस क्लेम एंड जीपीएफ एंड ऑल आर हैव बीन डन बाय गवर्नमेंट, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता ही है। उसके अपार्ट हमको फिर हमारा अगर सैलरी बैंक में जमा होता जाता है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अब एक चीज़ है, सबसे जो गवर्नमेंट एम के आपकी एज से हिसाब से लगता है कि एक आपको डिफाइंड पेंशन होता है और एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन होता है, तो आपको डिफाइंड पेंशन मिलने वाला है, राइट, कि आपका पेंशन पहले दिन से फिक्स हो जाता है। वो तो जो हाँ वो है, अब उसके अबाउ पर मतलब जो पैसा बैंक में पड़ा है उसका क्या करें? हाँ, तो सबसे पहला चीज़ है आपका पैसा काम करने वाला करना चाहिए आपके लिए, तो उसको आप अलग अलग ऑप्शंस में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड के, मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क दैट थिंग। हाँ, तो आप गोल्ड फंड भी ले सकते, गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं, आप आरबीआई बॉन्ड भी ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट करना चाहे, उसके बदले में आपको विकल्प दिखाता हूँ कि आप एफडी वुड बी गुड। एफडी ठीक है? नहीं, एफडी में क्या होगा कि फिक्स डिपॉजिट है, आपको 1 साल या 2 साल के लिए करना है तो फिक्स डिपॉजिट ठीक है, लेकिन आपको अगर 10 साल के लिए करना है, 7-8 साल के लिए करना है, तो आरबीआई बॉन्ड है, वो एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है नॉर्मल पीएसयू बॉन्ड है, जिसमें क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक हो जाता है, मतलब 10 साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छा फीचर है। आप थोड़ा पैसा गोल्ड बॉन्ड में भी डाल सकते हैं, मतलब आप गोल्ड खरीदते हैं, उसके ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, और उसके बाद में जो थोड़ा पैसा बचा है आपका, आप उसको म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन वाले फंड्स में लगा दीजिए। वो आपका फाइनेंशियल प्लानर जो होगा वो उसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मैनेज करके करीबन जहाँ पे आपको 7% मार्केट में मिलता है एफडीज में, वो आपको 10-10.5% का रिटर्न आराम से कमा कर दे सकता है विदाउट टेकिंग मच रिस्क, वो हम कर सकते हैं। तो आपको ये सारे फंड भी यूटिलाइज करने चाहिए। नहीं, फाइनेंशियल प्लानर तो नहीं, पर सीए वी आर हैविंग, सो आर दे डिफरेंट थिंग्स? ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। वी हैव सीए फॉर आपका डॉक्टर और केमिस्ट में जो फर्क है, वही फर्क है फाइनेंशियल प्लानर और सीए में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका सीए जो है वो आपको आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए 300 से 500 रुपया, 1000 रुपया तक चार्ज करता है, राइट। अगर उसने 5000 रुपया बोला तो हम क्या करेंगे, दूसरे पास चले जाएंगे। अब सीए क्या करता है, वो सारे जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उसका एजेंट बन जाता है और आपको सारे प्लान सजेस्ट करना शुरू करता है, आप ये लीजिए, वो लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। अगर आपका किसी का बच्चा सीए में पढ़ता है तो आप उसको दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि तुझे फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन सा मॉड्यूल है वो पढ़ाया जाता है, तो सीए को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक भी मॉड्यूल पढ़ाया नहीं जाता है। अगर कोई सीए है उसको स्क्रीन के सामने रख के बिठा दो और एक्सेल में लिख के बोल दो कि भैया तू मुझे ये पैसा इन्वेस्ट किया है और इसका इतने साल के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा, उसे गिनना नहीं आएगा अगर उसके पास सॉफ्टवेयर रेडीमेड नहीं है तो। मतलब कोई भी सीए को ये सिखाया नहीं जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानर जो है, सीएफपी जो डिग्री होता है, वो इंडिया में किसी ने भी अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर एडवाइजर लिखा है तो उसके पास में मैंने जो डिग्री बताया सीएफपी, वो होना मैंडेटरी है। लेकिन अपने यहाँ पे कोई पूछता नहीं, इसलिए हर तीसरा बंदा अपने कार्ड के ऊपर एडवाइजर लिख लेता है, और सही में जो एडवाइजर है उसके ऊपर ये होना जरूरी है। तो सीए है वो आपका राइट चॉइस नहीं है। वो तो रखना पड़ेगा ना। सीए सिर्फ आपका CA अकाउंटिंग एंड आईटी रिटर्न फाइल करेगा मैम, वो आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाएगा। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर आप पकड़ लो और एमडी डॉक्टर पकड़ लो, दोनों का काम अलग अलग है। तो सीएफपी जो उसका काम है स्पेशलाइजेशन है, सीए का काम है वो सभी फिजिशियन जैसा काम रहेगा, राइट।
धन्यवाद रोहित जी। आई थिंक सीनी जी, हम लास्ट क्वेश्चन आपसे लेते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, चैट बॉक्स में आपने लिखा था। सीनी जी। हाँ, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं अपना थोड़ा एक कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहा था। मैं भी आई एम रॉन्ग। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत जरूरी है सर हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जैसे डोंट पुट ऑल द एग्स इन सिंगल बास्केट। तो मेरा ये मानना है कि जैसे वारेन बफेट की थ्योरी है, वारेन बफेट ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम अपनी एक इंडस्ट्री लगा सकें, तो हम मार्केट स्टडी करेंगे, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो अभी इतना पैसा तो नहीं होगा कि एक इंडस्ट्री लगा सके, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हमको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का थोड़ा आइडिया है, गवर्नमेंट किस तरफ काम कर रही है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी यही करता है, लेकिन नो डाउट वो क्योंकि उसको अच्छी तरह से समझते हैं, पोर्टफोलियो सही तरह से मैनेज करते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है। लेकिन एक पार्ट, अपनी सेविंग का एक पार्ट खुद की अगर स्टडी करके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2014 में ये गवर्नमेंट बनी, तो नो डाउट वाटर मैनेजमेंट पे काम सबको पता था कि ये गवर्नमेंट करती है। गुजरात में हम काफी टाइम से हैं, तो यहाँ पे भी किया है। तो अगर उस सेक्टर की कुछ कंपनी हम अपने आप से भी सेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज, हम लोग जीरो भी घरों में यूज करते थे। जैसे भी आपने कोलगेट का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जीरो भी हम लोग यूज करते थे, टैप में लगा देते थे। ये आयन एक्सचेंज कंपनी का प्रोडक्ट है। ये 2014 में 120-130 रुपए चल रहा था, जो आज 2000 से ऊपर है। तो अगर इस तरह का हम अपना भी थोड़ा सा स्टडी कर सकें, तो सारा नहीं, क्योंकि हम लोग उधर ध्यान नहीं रख सकते ज्यादा, थोड़ा पैसा उधर डाल सकते हैं। जैसा अभी एक मैडम बोल रही थी कि पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो रियली वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा पड़ा रहे, वो आइडियल रहेगा। उस पैसे से हमारे को अर्निंग मिलना चाहिए। तो वो म्यूचुअल फंड में या फाइनेंशियल एडवाइजर से, या अपनी स्टडी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं। जैसे यशवंत सिन्हा जी या यशवंत सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया था। तब वो इंडिकेशन था कि इक्विटी मार्केट चलेगा, रियल एस्टेट अब नहीं चलेगा। जब ये नोटबंदी आई, तो यानी कि ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में रोटेट होता था, वो बंद हो जाएगा। तो वो पैसा रियल एस्टेट से हट करके इक्विटी मार्केट में आएगा। तो ये मेरा मानना है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है, सीए का रोल अलग है, फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है। और हम अपनी भी स्टडी करके अगर कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें, तो उसमें कुछ इन्वेस्ट किया जाए, तो नो डाउट उसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क है थोड़ा। इसलिए थोड़ा हिस्सा अपना सेविंग का उधर इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है थोड़ा ठीक है। थैंक यू सर। ये आप कर सकते हैं, हम लोग ये हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखना है कि मैं कितना एफर्ट्स डालता हूँ और मैं कितना रिटर्न कमाता हूँ। उससे बेटर ये है कि आपने जो नॉलेज इकट्ठा किया है, वो नॉलेज को आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में डिस्कस करिए। वो आपको शायद 2 अच्छे ओपिनियन निकाल के दिखाएगा कि ये शायद ये कर सकते हैं, या तो XYZ और एक ऑप्शन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि जब 2003 में सेंसेक्स की 30 कंपनियां थी, उसमें से आज 23 कंपनियां नहीं है, वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज थी। उसमें से आज सेंसेक्स के अंदर 23 कंपनियां नहीं है, सिर्फ 7 कंपनियां हैं। तो उस वक्त की वो कंपनी बेहतरीन थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे माहौल बदल के गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रही है, वो कंपनी निकलती गई और उसके बाद में दूसरी कंपनी आ गई। अगर कुछ नहीं समझ आता तो क्या करना है, इंडेक्स में पैसा लगा देना है। मतलब आपने इकोनॉमी में पैसा लगा दिया, अब जो भी सेक्टर चलने वाला होगा वो उसके अंदर आ जाएगा और उसमें आपका पार्टिसिपेशन हमेशा बना रहेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा पॉइंट ये है कि अपनी जो स्टडी है वो शेयर कीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। यस, डेफिनेटली करनी चाहिए। उसमें आप ज्यादा इनपुट दे पाएंगे और आपका फाइनेंशियल प्लानर अच्छा होगा, तो आपके बेस के ऊपर कुछ एक्शन वो भी लेगा और वो भी कुछ सीखेगा। राइट सर, सही बात है सर। शायद 1-2 क्वेश्चन और आ गए हैं चैट बॉक्स में। एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं सर, ओके। एक रिक्वेस्ट है ब्रावत मैडम की तरफ से कि थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, आपको क्लोजली देख पाएंगे। क्योंकि अभी कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अग्री, मैंने कर लिया है स्क्रीन शेयर। हाँ जी, धन्यवाद। सो मैं आशीष बच्चन के रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित करूंगा कि हमको संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार सर जी। हम अपनी बात को कैसे रखें कि सुनने वाला, समझने वाले के बिल्कुल वो जिसको बोलते हैं अपनी इंदौरी भाषा में गले उतर जाए।
तो आज के वक्ता ने सरल कहानी के माध्यम से, सरल भाषा में, देखिए मेरे पास कुछ पैसा क्या काफी पैसा ज्यादा था, तो मैं बैंक में गया, मैंने कहा ये पैसा सेविंग में पड़ा हुआ है, कुछ आप बताओ कि इनको इस पे इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो, मैंने कहा हम चाहते हैं तो एफडी कर दें। तो उन्होंने कहा एफडी करने के बजाय आप इसको म्यूचुअल, जो अभी वक्ता महोदय ने एक शब्द यूज किया था कि इसको म्यूचुअल उसका उसमें करो तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। हमने 2-3 लाख रुपए अपने पास रख के और बाकी का पैसा उसमें लगा दिया। अब मुसीबत जो थी वो पैसा उसमें लगाने के बाद मुसीबत आ गई। हम उनको कह रहे थे साहब इसको तोड़ के पैसा दो, उन्होंने कहा ये टूटता नहीं है, जितने साल के लिए आपने इतने टाइम के लिए कराया उतने टाइम के बाद ही पैसा मिलेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, तो बोले ये इसमें लिखा हुआ है, लगा दिया उन्होंने। हम बड़े चिंताग्रस्त हुए, अफसर के पास से उठ के हम बाबू के पास गए, आंखों में आंसू आ गए, साहब मेरी पत्नी बीमार है, डॉक्टर पैसा मांगता है, मेरा पैसा आपके बैंक में जमा है, तो मैं क्या बनिए के पास जाऊं उधार पैसा लेने के लिए। वो बाबू को समझ में आ गया, उसने कुछ की स्कीम बताई और मेरे को बैंक से ही लोन दिलवा दिया। मैं कहा कहाँ से जमा दिला, मैं सब करवा दूंगा आपको। उसने सब बोल करके वो सब करवा दिया और 2 दिन के अंदर मेरे को पैसा दिलवा दिया। लेकिन जैसे ही वो म्यूचुअल फंड वाला वो कंप्लीट हुआ, हमने अपना पैसा निकाल के ऐसी जगह रख लिया कि कभी भी हम उसको तोड़ के निकाल सकते। हमारे लिए जैसे एडवाइजर हमको रखते हैं ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। आपने विल की बात करी, विल बनाने वाला अच्छा व्यक्ति, अच्छा वकील होना चाहिए। वकील को कैसे रखना है, विल को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, मैडम प्रश्न पूछी थी, हम बताना नहीं चाहते हैं, वो आपको एडवाइजर सब बता देगा। सलाहकार के पास तो जाइए, सलाहकार तो रखिए, सलाहकार की सलाह लीजिए। आज की जो वार्ता हुई है, जो कहा है, सामान्य आदमी के समझने के लिए बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं अपनी संस्था की ओर से आज के वक्ता को नमस्कार करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। राम नारायण सोनी जी, आप थोड़ा समराइज करेंगे प्लीज, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्कार। आज का सेशन रोहित जी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए इंटरेस्टिंग की कहानी अगर साथ में चलती है तो कहानी कुछ इंस्टेंसेस, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें एक साथ लेके चलती है। और जहाँ तक मैं साहित्य से जुड़ा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि एक कहानी अगर पर्दे पे चल रही है तो हर पार्टिसिपेंट या हर देखने वाला, हर दर्शक उसमें अपने आप को जोड़ लेता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो साथ में चल रहा है। एक स्थिति में आपने हमें ऐसा कर दिया था कि हम राज के साथ चल रहे थे, कोई राज की बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली के साथ चल रहे थे। तो आपकी ये, जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने ये जो प्लान किया है, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि आपने ऐसा बढ़िया प्लान किया कि उसमें हम साथ में चले, अपने आप को उसमें फिट किया। हम अपने अपने रिसोर्सेज समझ रहे थे कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि बाकी सब लोग बता नहीं रहे हो, लेकिन उनके अपने रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो सेविंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उनके दिमाग में ये साथ में चल रहे थे। और बट नेचुरल कहीं ना कहीं ये हमको लाइफ में गाइड करेंगे। कुछ टिप्स मैंने जो समझा वो इस तरह से हैं। हालांकि आज के क्वेश्चन आंसर और आज का मॉडरेटर ये बहुत बड़ा बैलेंस था। ये हमारा प्रयोग नया था, पर मॉडरेट हमारे सेन साहब जो है बहुत प्रश्न अच्छे ले रहे थे, ऐसे प्रश्न जो हमारे भी थे और उनके उत्तर भी वो समझ रहे थे कि ये पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन जो किया वो अच्छा किया। हमारे पुरी साहब जो हमारे थिंक टैंक है, हम उसको नमस्कार अलग से करते हैं। उनका भी ये कहना था कि अभी अभी जो बोला था, जो वक्ता हैं वो जो दे रहे हैं वो सबको इस ताजगी में है, सब समझ रहे हैं, जो कि
बहुत अच्छी स्टोरी से के साथ भी चल रहा था, तो सबको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसको अलग से शॉर्ट करने की बहुत मैं ज़्यादा उसको ज़रूरी समझ नहीं रहा हूँ। फिर भी जो मैंने नोट किया ये है कि इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ऑल एग्स शुड नॉट बी पुट इन द सेम बैग। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इधर उधर उधर कहीं जहां बेहतर लगे, बेहतर कहाँ लगे एडवाइजर के अनुसार। अब ज़्यादातर लोग एडवाइजर के पास जाने लायक एक सेविंग या उनके पास इतना पैसा नहीं होता। अगर होता भी है तो वो सेविंग्स जो है इमरजेंसी फंड के लिए, जैसे आपने भी बताया कि सेविंग रीजन जो है एक मेजर रीजन है। खास करके जैसे अभी डिजास्टर पीरियड है, इस समय कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई एक्सपेंडिचर की बात भी नहीं करता। वो कहता कि हम अभी निपट जाएं हम कोरोना से, उसके बाद ही हम कुछ अपना प्लान करें। तो आपने इस चीज़ को कवर किया है कि सेविंग अभी इमरजेंसी फंड के लिए आपने सिक्योर किया है, और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी उसको आप लेंगे। आप क्वेश्चन के आंसर भी आप बहुत बढ़िया दे रहे थे। तो कुछ चीज़ें जो अलग से मुझे लगी ये है कि टर्म डिपॉजिट वर्सेस जो टर्म डिपॉजिट आपने बताया कि वो एक एश्योर्ड प्लान जरूर है, पर बेनिफिशियरी प्लान नहीं है। बाकी दूसरे प्लान्स आपने जो बताए, पर ये सब चीज़ें जो है विदाउट एडवाइजर, प्रॉपर एडवाइजर, इनको इन्वेस्ट करना बहुत खराब काम है। मैं भुक्तभोगी हूँ कि बिरला जैसी कंपनीज है उनमें शेयर किसी के कहने से ले लिए, और वो ऐसा नहीं कि वो शेयर होल्डर बोल रहे हैं या शेयर बेचने वाले बोल रहे हैं, हम किसी फ्रेंड के कहने से अरे ये अच्छा चल रहा है, जीआर मैग्नेट अच्छा चल रहा है, तो कुछ बहुत सारी कंपनीज के नाम बताए ये अच्छा चल रहा है, तो उसमें प्रॉपर एडवाइजर ना हो तब ये दिक्कतें हो सकती है। तो ये अच्छी आपने गाइडेंस दिया है कि भाई एडवाइजर आपने सही होने चाहिए। बाकी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रही थी आज, और सब बेनिफिट इसका सबको मिला होगा। मैं पूरी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। खास करके हमारे धर्मेंद्र जी जो हमारे सूत्रधार भी हैं और जो हमारे को ये सब अवेलेबल करा रहे हैं। आपसे हम मुलाकात कर पाए, सुषमा जी का तो क्या कहें, वो उसके बिना तो मतलब वो ये कुछ संभव था ही नहीं। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देश में जन जागृति लाना है तो इस तरह के उपाय चलते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार से। धन्यवाद सर। पुरी साहब, आप ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स करके हम इसका समापन करेंगे। सो पुरी साहब। रोहित जी, आपकी बातें बहुत सबको आसानी से समझ में आई हैं, और आपने जिस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर किया हमारे साथ, हम उसके लिए आपके बड़े बड़े आभारी हैं। और हमारी प्रथा है, हम थैंक्स में आपको सल्यूट करेंगे सब जने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू सर, सबकी तरफ से। सो